ये हो गए जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा में ये एक बिल्कुल वलयाकार या सर्कुलर फॉर्म में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। अगर अपन इसकी राइजोफोर्स की एनाटॉमी की बात करें तो इनकी एनाटॉमी काफ़ी कुछ हद तक जो है वो स्टेम की एनाटॉमी से मेल करती है रूट की तुलना में, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी भी, इनकी फिजियोलॉजी भी काफ़ी कुछ स्टेम के समान है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, लेंटिसेल्स। सामान्यतः रूट में लेंटिसेल्स नहीं होते, स्टेम्स के अंदर ही लेंटिसेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन नामकरण की करें तो एंडोडर्म तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर जो है भित्ति पर डिपोजिशन की वजह से ये एक तरीके से जटिल संरचना बना लेती है, और पेरिसाइकल एक यांत्रिक सपोर्ट के रूप में है, ठीक है, दबाने के लिए। प्लस इसकी कुछ कोशिकाएं जो है मृदुत की होती हैं, जो कि डेवलपमेंट में भी काम में आती हैं। और ये हो गया फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम के अंदर चालनी पट, फ्लोएम टिश्यूज और फाइबर जो है वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर मिल रहे हैं रिंग फॉर्म में। तो ये रिंग फॉर्म जो है वो भी एक तरीके से किसका अनुकूलन है, स्टेम्स का। रूट्स के अंदर इस तरीके से वेस्कुलर टिश्यूज दिखने को नहीं मिलते। तो ये हो गए जस्ट बाहर की ओर तो प्राइमरी फ्लोएम, और ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि कैम्बियम की वजह से, दीज आर कैम्बियम, कैम्बियम बैंड्स पट्टी के रूप में। और ये हो गया फ्लोएम पीएच पैरेन्काइमा, ठीक है, और फ्लोएम उल्टा बोल दिया, जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये हो गई मेटा जाइलम, और ये हो गया प्रोटो जाइलम। तो अगर आप इस पोजीशन को देखें, और अंदर की तरफ हो गया पित्त, तो हमने यही सेक्शंस काटे हैं। तो कोर की बात हो गई है। कॉर्टेक्स की हम बात करें तो ल्यूजली सेल्स हैं, जो कि एक तरीके से बड़े बड़े एयरपोर्ट्स या अंतराकुश के अवकाश बड़े बड़े हैं, एयरपोर्ट्स बना रही है, जो कि इनमें एक तरीके से बाउंसी और ज़्यादा मात्रा में एयर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी दे रहा है। इनमें क्लोरोप्लास्ट जो संरचना है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्टेम की तरह बार्क के रूप में डेवलपमेंट हो चुके हैं। एंडोडर्म जो है, इसकी बंडल सीथ जो है वो एक तरीके से स्टार्च सीथ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पेरिसाइकल इसमें डिपोजिशन की वजह से इस कोलेनकाइमेटस व स्क्लेरेनकाइमेटस है। फ्लोएम टिश्यू जो है सेकेंडरी एंड सेकेंडरी जाइलम के अंदर डिवाइड है एक रिंग में, और उनके बीच में क्या मिल रही है, एधा। तो वेस्कुलर बंडल्स की अगर अपन बात करें वेस्कुलर की, तो वेस्कुलर कैसे हैं, कॉन्जॉइंट, यहीं लिख देते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज पर यार जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज बिल्कुल स्टेम की तरह कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, कॉन्जॉइंट, ठीक है, एंड कोलेटरल, क्लियर है। और कैसे हैं, ओपन। ओपन का मतलब वर्दी, क्योंकि कैम्बियम है। कोलेटरल का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में समपार्श्विक, और कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों साथ साथ अलग एक ही रिंग में है, कि बंडल बंच बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं। और एक चीज और लिखें तो वेस्कुलर बंडल्स में जो जाइलम टिश्यूज है या वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, एंडार्क, एक्जार्क नहीं है, कैसे हैं, एंडार्क, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। मेटाजाइलम बड़ी और प्रोटोजाइलम सेल्स जो है वो कैसी हैं, मतलब वेसल सेल जो है वो ल्यूमेन कम है, वेसल्स की ल्यूमेन गुहा छोटी है, ठीक है। और इनके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जो कि एक तरीके से संवहनकारी हैं, कुछ मात्रा में स्टोरेज, बाकी स्टोरेज की इनको इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और पित्त अंदर पूरी तरीके से पैरेन्काइमेटस है, मृदुत की है, और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश बड़ा, भित्ति पतली। अतः हम ये कह सकते हैं कि पित्त जो है उसका अरेंजमेंट लूजली है, अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, कॉम्पैक्ट या एक तरीके से आलम्बन देने वाला नहीं है। दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स अनाटमी।
ठीक है, तो पांचवा पॉइंट यहां से मिट गया, दैट इज पित्त। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसके बाद जैसे कि ये रेस्पिरेटरी मॉडिफाइड रूट्स हैं, रिप्रोडक्शन मॉडिफाइड रूट्स हैं, उसी तरीके से एक मॉडिफाइड रूट हम वो भी पढ़ लेते हैं जो कि हमने पढ़ा नोडुलेट। ठीक है, ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ों के अंदर अगर अपन कहें तो हमको यहाँ पे दो सेक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। नोडुलेट के अंदर एक है माइक्रोराइजा। ठीक है, माइक्रोराइजा जो है वो एक सहजीविता का एग्जाम्पल है, किसका? फंगस का। और ये माइक्रोराइजा जो है वो इन रूट्स में दो टाइप के माइसीलियम्स कॉज करते हैं, एक एंडोमाइसीलियम और एक हो गया एक्सोमाइसीलियम। नाम से ही पता है, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ और एंडो का मतलब अंतराकोशिकीय अवकाश में या अंतःकोशिकीय स्पेस के अंदर इनके हिस्टोरिया जो है डेवलप होंगे। क्लियर है? सहजीवी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे के बिना अपूर्ण है और दोनों जीवन चक्र की किसी न किसी प्रमुख घटना, जैसे कि चाहे जर्मिनेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे अवशोषण हो, चाहे स्टोरेज हो, के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे? डिपेंडेंट होते हैं। यही इनका सहजीवी लक्षण होता है। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो नोडुलेट रूट का लेंगे वो कौन सा हो जाएगा? नोडुलेट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया वाला, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में यूज में लेते हैं। तो वहाँ पे सहजीवी है बैक्टीरिया, और यहाँ पे माइक्रोराइजा में हम एक तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज तो कम लेंगे, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो इसमें मुख्यतः यूज में आते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स और हमें यहाँ पे अभी डिस्कस करना है। तो एक बार इसको देख लीजिए ताकि इसको मिटा दें। तो इस टॉपिक को नाम दे देते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स एंड रूट्स, ये इंटरेक्शन के नाम से हम दे देते हैं। और यहाँ पे इस इंटरेक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा। ठीक है, और दूसरी जो बात है, दूसरा यहां पे आ जाता है रूट नोड्यूल्स, क्योंकि माइक्रोराइजा जो है वो ग्रंथियां नहीं बना रहा है, वो जाल बना रहा है माइसीलियम, और बैक्टीरिया जो है वो क्या बनाता है? इसमें ग्रंथिल संरचना, वेसिकल्स या एवेस्क्यूलर संरचनाएं जो हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। इसलिए दो कैटेगरीज हो गई। तो फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा? माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा के लिए हम कह देते हैं कि कुछ मृतोपजीवी सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट में भी हमारे पास में कैटेगरीज दो हो जाती हैं। एक होती है कौन सी? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और एक होती है फैसिलेट पैरासाइट। ठीक है, फैसिलेट पैरासाइट जिसके पास फैसिलिटी होती है कि वो है तो मृतोपजीवी, परंतु आवश्यकता पड़ने पर या सजीव कारक मिलने पर वो कैसी हो जाती है? सजीव भी हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे में एक हमारे ऑब्लिगेट हो गई। तो ऑब्लिगेट की अगर हम बात करें तो वो मृतोपजीवी ही होती है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम इसको दूसरी कैटेगरी में ले जाते हैं। वो कौन सी मृतोपजीवी हो गई? फैसिलेट पैरासाइट, जो सजीव कारकों के ऊपर भी क्या कर सकती है? जीवित रह सकती है। तो इसके लिए हम एक सिंपल लाइन ये बोल देते हैं कि ऐसी मृतोपजीवी फंगस जो कि क्या करती है? सजीवों के साथ में या सजीव अपने होस्ट के साथ में सहजीवी प्रोसेस अपनाती है, सहजीविता दर्शाती है, वो इस तरीके के सिस्टम में एक तरीके से एंटर करती है। और उस सिस्टम में हम यहाँ पे दो कैटेगरीज बांट देते हैं इसकी, एक्सो
या एक्टो माइकोराइजा। एक्टो माइकोराइजा जिसको हम एक तरीके से बाह्य कवक जाल, बाह्य कवक जाल के रूप में कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर अपन यहां पे बात करें तो दैट इज एंडो माइको मिटा दिया राइजा, जिसको हम कह सकते हैं अंतः कवक जाल, अंतः कवक जाल और बाह्य कवक जाल। ठीक है। सबसे पहले हम एंडो को डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। इस प्रकार की जो कवक जाल है ये अपने परपोषी की सतह है, अपने परपोषी की सतह, जैसे कि ये मृदा, ये कोई प्लांट और ये प्लांट्स की रूट्स। ठीक है। और ये पर्पल कलर में या ब्लू कलर में दैट इज माइसीलियम, पूरी जो रूट्स हैं उनकी आउटर सतह के ऊपर छाया हुआ है और इसको बना दिया जाल, और इसके कुछ जो है वो सतह के ऊपर जाके और एक तरीके से, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसीटीज है तो ये क्या बनाएंगे, छत्र समान संरचना। ठीक है। एक ये सिंपल सा डायग्राम हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिंपल छत्र जैसे संरचना, दैट इज माइकोराइजा, दैट इज नॉर्मली माइसीलियम, और ये सहजीवन। तो सहजीवन की वजह से ये अत्यधिक जो शाखित संरचना बनती है जाल सदृश्य, इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। इसकी जरूरत कब पड़ रही है, तो अगर हम फंगस की ओर चलें तो फंगस के अंदर उसके लाक्षणिक गुणों को देखें तो फंगस की एक तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब जो लेयर है, वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की, और काइटिन एक तरीके से प्रोटीनियस डेरिवेटिव हो गया। दूसरा, इसके अंदर अगर अपन कहें तो अंदर की तरफ जो सेल स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर है कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फंगस जो है वो सामान्यतः पैरासाइट्स के रूप में, बिकॉज दीज आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक, ये हमेशा पोषण के लिए दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। तो ऐसे में इनका डेवलपमेंट स्ट्रेटर्जी और जो एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस है वो ऑटोट्रॉप्स की तुलना में ज़्यादा हो गए। तो ये दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंस, अर्थात इनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। या तो ये विशिष्ट प्रकार के कोई कोशिकांग बनाती हैं या फिर इनके अंदर जो है वो क्या होते हैं, स्टोरिया चूसकांग जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जब डेवलपमेंट में किस में आ रही हैं, ऑटोट्रॉपिक में, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक में, तो उस लिए इनमें कुछ अडेप्टेशन है, जैसे कि कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दूसरा कुछ पेनिट्रेट करने के लिए जैसे कि सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज आदि एंजाइम्स, ये इनके अंदर ज़्यादा होते हैं, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। तो ऐसे में इन प्लांट्स में अगर अपन स्पेशली इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ प्लांट्स में जैसे कि वर्षावादी वनों की, या अगर अपन बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय क्या बोलते हैं क्षेत्रों की बात करें, तो इन पादपों की मृदा में क्या हो रही है, पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन पादपों की रूट्स में माइकोराइजा का बनना
सबसे बेनिफिशियल इनके लिए ये ऐसे हो जाता है कि यहाँ माइकोराइजा जो है या जो फंगस है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसी मृदा जहाँ पे खनिज पदार्थों की लवणों की कमी है, ये अपनी एबिलिटी से उस मृदा के अंदर क्या कर देते हैं, खनिज पदार्थों की बाहुल्यता बढ़ा देते हैं। क्लियर है? और वही बेनिफिट किसको मिल रहा है, प्लांट को एब्जॉर्प्शन में। प्लांट उससे वजह से बनाता है भोजन बाय फोटोसिंथेसिस, और भोजन जो रिजर्व फूड है उस रिजर्व फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं ये फंगस। तो एक तरीके से दोनों का सहजीवी के रूप में जीवन यापन कंप्लीट होता है। वहीं एक एग्जाम्पल अपन एक्सटर्नल माइकोराइजा में या इंटरनल माइकोराइजा में डाल दें तो इंटरनल में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्किड सीड्स। ऑर्किड सीड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जीवन क्षम कम होते हैं, वो छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही रेयरली वो बनते हैं, और उनके जर्मिनेशन के लिए उन्हें बहुत पोषक और नमी की ज़रूरत होती है, और उनके माहौल के अंदर इस चीज़ की कमी है। तो वो अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एंडोमाइसीलियम जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जो कि उनके पोषण की आपूर्ति को पूर्ण करता है। तो सेम उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय में काफ़ी कुछ फैमिली जैसे कि ब्यूटीलेसी, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है जैसे कि टिलिएसी, मर्किटेसी आदि। दूसरा अगर अपन हाईली माइसिलियम की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में हम डाल सकते हैं पाइनस, सबसे बेस्ट एग्जांपल पाइनस में क्विरकस, ठीक है, जिसे कॉर्क ट्री भी बोलते हैं हम। पाइनस हो गया, चीड, उसके अलावा ऑक ट्री, यूकेलिप्टस, ठीक है, ये काफी हैं एग्जाम्पल्स जो हम यूज में ले सकते हैं। ये तो हो गए होस्ट। और अगर अपन फंगस की बात करें जो कि इसमें माइकोराइजा कॉज करता है, वो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य जैसे एनामिता, अमानिता, ट्राइकोलोमा, ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकते हैं हम बॉलिटस एटसेट्रा। ये काफ़ी है, इतना थ्योरेटिकली काफ़ी है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये एक तरीके से किसका था, न्यूरोस्पोरा की आंतरिक संरचना थी। न्यूरोस्पोरा में एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, राइजोस्पोरा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है किसके, एक्टो माइकोराइजा। अब हम बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या होगा, जो माइसीलियम है, तो माइसीलियम की सिंगल यूनिट क्या हो गई, हाइफी। हाइफी जो है वो क्या कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं एपिडर्मल लेयर्स को और या सेल वॉल को, और सेल वॉल को पेनिट्रेट करके वो अंदर तक जाती हैं। लेकिन एक शानदार विशेषता इनकी, प्रत्येक कोशिका की नहीं, कुछ की, जैसे कि ये हो गई सेल वॉल, ठीक है, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये केवल और केवल सेल वॉल को ही क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। माइसीलियम से जो है वो केवल सेल वॉल को ही पेनिट्रेट करती हैं, और इनके माइसीलियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच के अंतराकोश के अवकाश जो है दोनों के बीच की ल्यूमन, उसके बीच में क्या होती हैं, बिखरी रहती है, ठीक है, एक जाल बना लेती है माइसीलियम। इसी वजह से इसे एंडोमाइसीलियम कहते हैं। और ये झिल्ली से अपने हिस्टोरिया या चूसकांग जो है सकर्स, वो चिपकाकर उससे क्या कर लेती है, पोषण ग्रहण कर लेती है। तो कॉर्टेक्स और
फ्लोएम पेरेन्काइमा में इनके माइकोराइजा ज्यादा मिलते हैं एंडो एक तरीके से माइसीलियम के रूप में। कुछ एल्ग जो होती है फंगस, जैसे कि अगर अपन बात करें मृतोपजीवी में भी, तो वो क्या करती हैं, पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है, अंदर चले गए और उनके हिस्टोरिया जो है वो अंदर से पोषण को ग्रहण करते हैं डायरेक्ट। तो ये इस तरीके की दो संरचनाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। तो एंडोमाइकोराइजास की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग टाइप की फंगस, जैसे कि सेप्टेड और एसेप्टेड, क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया फंगस का, तो इनको भी हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, सिंपल एंडोमाइकोराइजा। ये ऊपर वाला एग्जांपल्स मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस एंडोमाइकोराइजा के अंदर ये वो सॉरी सिंपल वाले के लिए हम एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, जैसे कि राइजोप्टिना, राइजोप्टिना। इसके अंदर क्या सिंपल आ रहा है कि जो ऑर्किड्स हैं, कॉनिफर्स हैं, एरेकेसी है, एग्जांपल ऑर्किड ले लीजिए केवल, ऑर्किड में सीड्स वेरी लिटिल या स्मॉल एंड लो वायबल, उनकी जीवन क्षमता क्या होती है, कम, और आकार में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे। तो ऐसे में ऑर्किड सीड्स जर्मिनेशन माइकोराइजा द्वारा ही पॉसिबल है। या इसके द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सीड्स के चारों तरफ ये माइक्रोराइजा जो है वो एंडोमाइसिलियम डेवलप कर लेता है और फिर क्या करता है, इनको मृदा से और मौसम से नमी जो है वो अवशोषित करके, फूड मटेरियल से अवशोषित करके सीड को देता है। और सीड जो है वो जर्मिनेशन के दौरान वैसे भी मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज, अब इसकी आकार इतना छोटा है कि इसके अंदर स्टोरेज होता ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स का बहुत ही कम, तो ऐसे में डेवलप नहीं हो पाता। कॉटिलिडन्स इसके बहुत थोड़ी स्मॉल है। तो माइक्रोराइजा जो है वो इसकी एक तरीके से अपस्थानिक या एक तरीके से टेम्परेरी रूट्स के रूप में व्यवहार करते हुए अवशोषण करता है और फिर वहीं कॉटिलिडन जो है मोबिलाइजेशन के दौरान डेवलप करते हैं किसको, एनर्जीज को, और एनर्जीज की वजह से इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन कंप्लीट हो पाता है। तो ये तो बेस्ट एग्जांपल है किसका, ऑर्किड्स का। क्लियर है। तो यहाँ पे अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं वेसिक्यूलर, ये मिटा देता हूं पूरा ताकि लिख दें। एंडोमाइसिलियम में एक कैटेगरी हमने कौन सी ले ली, सिंपल माइकोराइजा। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे वेसिक्यूलर आर्बिक्यूलर एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी जो मैं अभी ऊपर लिखूंगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी एंडोमाइसिलियम में, कौन सी वाली, वेसिक्यूलर आर्बेस्क्यूलर एंडोमाइकोराइजा।
वेसिकुलर का मतलब हिंदी में पुट्टी की है, पुट्टी का, और एबेस्कुलर का मतलब होता है कोर्च की। एंडोमाइसिलियम का मतलब अंतः माइसिलियम, इसलिए हम इसको एक नाम और दे देते हैं VAM। और इससे संबंधित जो फंगस है उनको बोलते हैं वैम फंगस। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था एंडोमाइसिलियम में, जस्ट अभी एग्जाम से क्या बोलते हैं कोशिका से पहले, कि ये माइसिलियम जो है वो कोशिका के अंदर घुसकर वेसिकल्स या एबेस्कुलर जो है वो बनाते हैं, पुट्टिकाएं या कुर्ची जो है वो बनाते हैं, क्योंकि ये कुर्चिसम जो है ये फंगस के द्वारा दी हुई एक डिजीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिजीज की तुलना में ये जो ग्रंथिका बना रही है अंतरा कोशिकी है, वो कोशिका में क्या हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से सहजीवन के रूप में। तो वेसिकुलर आर्बिकुलर के अंदर, वेसिकल का मतलब हो गया पुट्टिका कोशिका के अंदर, और आर्बस्कुलर का मतलब होता है कि ये सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य एंडोमाइसिलियम बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर नहीं कर रहे। और वेसिकल्स की अगर अपन बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर करके हिस्टोरिया जो है वो पेनिट्रेट करके क्या करते हैं, अवशोषण ग्रहण कर लेते हैं। तो दीज आर सेल और वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में। कुछ एग्जांपल्स अगर अपन इनकी बात करें तो इसके लिए मेनली आते हैं जाइगोमाइसिटीज, के सदस्य। एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं जैसे कि एंडोगोन गीगास्पोरा, एंडोगोन एंड गीगा स्पोरा, इसके अंदर इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो ग्रेमिनी, ठीक है, क्योंकि होस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो है फंगस, ये हो गया होस्ट एग्जाम्पल। ग्रेमिनी, रोजेसी, साइप्रेसी, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं पामी, पाइनस, साइकस टाइप, पामी, ठीक है, एंड क्रूसीफेरी आदि में ये सामान्यतः इस प्रकार के एंडोमाइकोराइजा जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एंडोमाइकोराइजा में एक और वेरिएशन लें तो वो हो जाता है एक्टो एंडोमाइकोराइजा। उसके अंदर भी फर्क ये है कि कुछ मात्रा में अंदर, लेकिन पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं करता ये, ठीक है, तो कुछ मात्रा में अंदर और कुछ मात्रा में बाहर। एक्सो के अंदर जो बाहर कवक जाल बन रहा है जिसको हम हर्टिंग नेट कह रहे हैं वो मिलता है, लेकिन अंदर की तरफ पेनिट्रेशन नहीं होता। एंडोमाइकोराइजा में हर्टिंग नेट दिखाई नहीं दे रहा है और पेनिट्रेशन जो है वो कंप्लीटली हो रहा है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कवक जाल बहुत कम दिखाई देता है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं एक्सो एंडोमाइकोराइजा की, तो एक्सो एंडो के अंदर क्या हो रहा है कि एंडोमाइसिलियम तो है लेकिन बाह्य माइसिलियम थोड़ा है, बहुत कम, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब हर्टिंग नेट जो है उसके अंदर भी दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं कौन से, माइकोराइजा। अब हमारा टॉपिक बचता है कौन सा, नोडुलेट रूट या रूट नोड्यूल्स। तो अब टॉपिक कौन सा आ गया, रूट नोड्यूल। सेकेंड मेन पार्ट जो आ रहा था इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स एंड रूट्स का सेकेंड पार्ट जो है वो है रूट नोड्यूल्स।
और ये किसके द्वारा होता है? बाय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। कौन सा है? एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो राइजोबियम, ठीक है, जो कि ग्रेमिनिकुल जो है उसके अंदर ये आसानी से देखने को मिल रहा है। सिंपल से मैकेनिज्म से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो लेटरल रूट्स हैं ग्रेमिनिकुल की या किसी की भी हम बात करें, इनके द्वारा एक सीक्रेट लैक्टिक एसिड सीक्रेट किया जा रहा है और इस लैक्टिक एसिड से इसके चारों तरफ जो है वो बैक्टीरियाज क्या होते हैं? आकर्षित। क्लियर है? एक नंबर स्टेप। दूसरी, इस लैक्टिक एसिड के आकर्षण से बैक्टीरिया इसके पास आ रहे हैं और इसकी भाई जो भित्ति है उसके ऊपर क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद में जो राइजोबियम है वो यहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ पेनिट्रेट एंजाइम्स, ठीक है, क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आउटर लेयर है किसकी? रूट हेयर की, ये कैसे हो जाती है? राइजोबियम की उपस्थिति में कुंडलित, और अपनी वृद्धि को क्या कर देती है? रोक देती है, ठीक है, दैट इज कुंडलित, ठीक है, कुंडलित हो गई। कुंडलित होने के बाद इसने जगह को रोक दी और पेनिट्रेट करके राइजोबियम क्या हो जाता है? इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसकी वृद्धि जो है वो क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। अब रुकने के बाद राइजोबियम सीक्रेट साइटोकाइनिन, हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कर रहा है? इंक्रीज सेल डिवीजन, इंक्रीज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या हो रहा है यहां पे? दैट इज रूट, और ये जो रूट है वो आगे की तरफ से एक नोडुलेट स्ट्रक्चर बना देती है, नोड्यूल इनिशियल, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट साइटो को क्या बोलते हैं? ये साइटोकाइनिन के कारण दैट इज बेस, इनिशियल स्टेज, ये नेक, और लगातार कोशिका क्या हो जाती है? इलोंगेटेड जोन के अंदर, दैट इज इलोंगेशन। ये कौन सा हो गया? मेरिस्टम, मेरिस्टम ऑफ नोड्यूल, इलोंगेशन ऑफ नोड, ठीक है, और ये इसकी बाह्यतम लेयर्स के रूप में डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहां पे दिखाई देने लग रहा है। जो मेरिस्टम जोन है
वहाँ पे हमें बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे बैक्टीरिया की प्रेजेंस क्या होती है, नहीं होती। और जो इलोंगेशन जोन होता है या जो मैच्योरिटी जोन है, वहाँ पे बैक्टीरिया की बहुतायत पाई जा रही है। दैट इज नोडल वॉल। ये हो गया एक तरीके से अब्यूडेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हो गया बेस, नोड्यूल बेस। अब हमें जड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी अनियमित गुलाबी कलर की, गुलाबी कलर तो खैर वो लैग हीमोग्लोबिन की वजह से, तो बड़ी बड़ी गुलाबी कलर की जो है अतिरिक्त संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, जो कि कोशिकाओं में कैंकर समान या अतिवृद्धि के रूप में दिखाई देती है। दीज आर नोन एज नोड्यूल्स। और इन नोड्यूलर संरचनाओं में जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, और जो इलोंगेटेड जोन है नोड्यूल्स का, उसके अंदर बैक्टीरिया की जो है प्रेजेंस बहुतायत में होती है। अब ये बैक्टीरिया एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये बैक्टीरिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिनेसी समान जो पादप है उनके स्टोरेज जो है वो प्रोटीन के रूप में, ज़्यादातर दालें, मटर, सोयाबीन टाइप। तो ऐसे में यहाँ पे अगर अपन कहें तो प्रोटीन क्या जो बेसिक कंपोनेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, पर डायरेक्ट उसको ग्रहण पादप नहीं कर सकते। तो उनका जो फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो वायुमंडल में या तो फिजिकली बाय वेदरिंग, बाय लाइटनिंग, या फिर कुछ केमिकल प्रोसेस, और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ये माइक्रोब्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अपने जो नाइट्रिक कंपोनेंट्स बनते हैं उनको क्या कर देता है, मृदा में सीक्रेट कर देता है, और बाय क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, इस नाइट्रिक एसिड्स को, मतलब जो नाइट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी दूर हो गई। अब इसके बदले जो राइजोबियम है वो इन नोड्यूल्स के अंदर दो काम कर रहा है, एक पोषण और दूसरा आवास। ये दो घटनाएं इसके द्वारा कंप्लीट हो रही है इन नोड्यूल्स में। तो ये नोड्यूल्स जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के सहजीविता के उदाहरण होते हैं, और इसी तरीके से नोड्यूल्स बढ़ते रहते हैं नूट्स में इसी प्रकार से। बाई रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया है वो बायोमेट्री में सीक्रेट हो जाते हैं, और वो दूसरी प्लांट्स या दूसरे जो रूट्स हैं उनमें वापस पेनिट्रेट करके अपने नोड्यूल्स को डेवलप करते हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल जो है नोन एज रूट नोड्यूल्स। तो इनका काफ़ी फिजिकली, बायोलॉजिकली अस्तित्व है, ज़रूरत है प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और इसकी इन बैक्टीरिया या सहजीवी की वजह से पादप तथा उसके साथ की जो मृदा है उसकी भी उर्वरकता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज की क्लास में हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, और मॉडिफिकेशंस में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। किसका? काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया किसका? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट रूट्स, जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिटियस। टैप रूट के अंदर बाई प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम हमने द्वितीयक वृद्धि और उनके मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद में हमारे पास में आगे कुछ विशिष्ट रूट्स जो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के अंदर आती हैं, वो रूट्स हमने यहाँ पे डेवलप कर ली, लाइक क्लाइंबर्स है, पैरासाइट रूट्स हैं, सकर्स रूट्स हैं, स्लिट्स रूट्स हैं, वो सारी। देन उसके बाद में फिर हमारे पास कुछ स्पेशल जैसे कि रेस्पिरेटरी रूट्स, रिप्रोडक्शन रूट्स, और ये आ गया इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स एंड रूट्स, वो माइक्रोब्स एंड रूट्स के बीच में। तो ये दो हो गई, एक माइकोराइजियल और एक हमारे पास होगी कौन सी, नोड्यूलेट। तो ये दो रूट सिस्टम जो है वो भी हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं यूनिट 4, जिसमें कंप्लीटली सीड एंड सीड डेवलपमेंट एंड डिस्पर्जल स्ट्रेटजीज। तो आज की क्लास में रूट्स हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स।